हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये सिर्फ टीजीटी आर्ट्स के लिए नहीं है। जो भी मेरे फ्रेंड्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये एचपी में कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे स्टेनो ड्राफ्ट्समैन का है, स्टेनो टाइपिस्ट का है, या क्लर्क का है, या टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और जेवीटी जो कमीशन होना है, तो ये सबके लिए है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं सभी में पूछे जाते हैं। ये इंडियन पोलाइटी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके आपको। मेरे चैनल पे जो है एचपीजी के करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर और टीजीटी कमीशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? या निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? कि कौन से आर्टिकल है जिसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी जो है लगाई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इमरजेंसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किसके द्वारा लगाई जाती है या किस आर्टिकल्स के अंडर आती हैं, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो है 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। फर्स्ट तो इन्होंने मेंशन कर रखा है नेशनल इमरजेंसी। सेकंड वन है हमारे पास, सेकंड वन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। और थर्ड वन है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी अब अगर आपने आई थिंक टीजीटी मेडिकल या नॉन मेडिकल का पेपर था जिसमें ये पूछा गया था कि किस आर्टिकल्स के अंडर जो हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आती है, कौन सा आर्टिकल्स रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी ये आती है हमारे पास 352 आर्टिकल्स में, 352 आर्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो है 356 आर्टिकल और जो फाइनेंशियल है वो है 360। मतलब 4 का डिफरेंस है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, 3 4 का डिफरेंस है इनमें। नेशनल इमरजेंसी है 352 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल है 356 आर्टिकल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 आर्टिकल। अब इसी क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो बनता है कि कौन लगा सकता है इमरजेंसी। ये लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट है, अगर उनको लगता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो वो लगा सकते हैं। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी और नेशनल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, अगर वो कुछ फील करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कि कौन लगा सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा आर्टिकल हम सस्पेंड नहीं कर सकते जब हमारी नेशनल इमरजेंसी जो है लगाई है। आपको पता होगा नेशनल इमरजेंसी जो है जब पाक का युद्ध हुआ था या चाइना का युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी लगाई गई थी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी। तो इस उस टाइम पे जो है आर्टिकल्स 20 एंड आर्टिकल 21 हम उसको जो है सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स ऐसे हैं। अभी ये आपको पता होना चाहिए 20 आर्टिकल किसके साथ रिलेटेड है। ये है क्राइम के, अपराधों के लिए, क्राइम से रिलेटेड। मीन्स कि अगर किसी बंदे को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहरा दिया गया है तो आप दूसरी बार, अगर उसने एक बार सज़ा भुगत चुकी है तो वो दूसरी बार जो है उस सज़ा के लिए किसी और जुर्म में उसको सज़ा नहीं दी सकती है एट ए टाइम पे। मतलब एक बार अगर उसको सज़ा मिल गई है किसी चीज़ के लिए तो उसी टाइम पे आप किसी दूसरे के लिए उसको सज़ा नहीं दे सकते हो। तो ये क्राइम से रिलेटेड है 20। और 21 है हमारा राइट टू प्राइवेसी, कि नेशनल इमरजेंसी में भी हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको कोई नहीं छीन सकता, राइट टू प्राइवेसी। ये है 20 एंड 21 आर्टिकल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन
विद आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लगाए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ये पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू whom इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर, कि राष्ट्रपति अगर पद का त्याग करना चाहता है तो वो किसको जो है अपना त्याग पत्र सौंप सकता है, ये सौंपना होता है किसको, जो है देना पड़ता है उसको, तो वो है उस उपराष्ट्रपति को जो है उनको देना पड़ता है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो उनका त्याग पत्र जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज, राज्य सरकार का शासकीय विधिक सलाहकार है। कौन होता है जो लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कौन होता है, वो होता है एडवोकेट जनरल। जो एडवोकेट जनरल होता है वो किसी भी स्टेट का जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है लीगल एडवाइज़र होता है। अब इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एचपी का ही लीगल एडवाइज़र हम पूछते हैं कि एचपी का लीगल एडवाइज़र कौन है, तो वो है हमारे अशोक शर्मा जी, अशोक शर्मा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एचपी के हु इज़ द लीगल एडवाइज़र ऑफ एचपी, तो वो है अशोक शर्मा जी, एचपी के लीगल एडवाइज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर, यह भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो ये हुई थी हमारी, जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है हमारी 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में। और उस टाइम पे इनके जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पे जो इसके चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था। बट अभी जो है ये रिप्लेस हो गया है, किसके साथ, प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो नीति आयोग से रिलेटेड, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें बताया हुआ है। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अभी प्लानिंग कमीशन पूछ सकते हैं किसके साथ रिप्लेस्ड हो गया है, तो वो नीति आयोग के साथ रिप्लेस्ड हो गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ द सोल राइट टू इशू पेपर करेंसी इन इंडिया, यह भारत में कागजी मुद्राएं जारी करने का अधिकार किसे है। जो नोट होते हैं पेपर वाले, तो वो कौन जो है जारी कर सकता है। तो इसका आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो जारी कर सकता है। तो आपको आरबीआई से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पता होने चाहिए, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना हुई कब थी। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, आरबीआई जो है उसकी स्थापना ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को। उसके बाद जो है, अब ये सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है इस टाइम पे, पूछ सकते हैं कौन है। ये है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी हैं हमारे जो आरबीआई में, जो प्रेजेंट आरबीआई हैं, सॉरी गवर्नर हैं आरबीआई के, वो शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कागजी मुद्रा जो है जारी करने का अधिकार किसको है, ये भारतीय रिजर्व बैंक को है। अगर आपको पूछ सकते हैं कि 1 रुपये का नोट कौन जारी कर सकते हैं, 1 रुपीज़ नोट, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैं ऊपर लिख देती हूँ, 1 रुपये नोट
ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु हैज़ द सोल राइट टू इशू 1 रुपी नोट, हु हैज़ द राइट टू इशू 1 रुपी नोट। 1 रुपये का जो हमारा नोट है उसको जो इशू कर सकता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो कागजी मुद्रा है उसको कौन जारी कर सकता है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई कब हुई थी एस्टेब्लिश्ड, 1 अप्रैल 1935, और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। तो जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो पूरी तरह आप तैयार रहिए उन चीज़ के लिए। नो नेक्स्ट है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, कि भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है, किसके साथ संबंधित है वो, तो वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है ऑफ रिलीजन। तो ये है हमारे फंडामेंटल आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स। और ये कहाँ से, कौन कौन से आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, तो ये हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल्स में हैं, 12 से लेके 35 तक। और पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, कि राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावशाली रहता है, कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई आदेश दिया है, कोई उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो वो कब तक जो है वैलिड रहता है, तो वो जो है हमारे 6 महीने के लिए जो है वो वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर अंदर जो है उस पर कार्रवाई करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, या पब्लिक पर्स का अभिभावक कौन कहलाता है, तो ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ ए पब्लिक पर्स, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये जो हैं इसको बोलते हैं। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है CAG भी लिखा जाता है, CAG के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपको सिंपली ये पूछ भी सकते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए CAG, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं, हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया का, कौन है, तो इनका नाम है राजीव महर्षि जी, राजीव महर्षि जी हमारे कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड कंट्रोलर एंड CAG शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। CAG से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसमें से ये पूछा जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड हैं। तो ये आर्टिकल्स हैं हमारे 148 से लेके 151 तक जो है आर्टिकल, वो इसके साथ जो है और रिलेटेड है, कि इन आर्टिकल्स के ये अंडर आता है। और ये भी पूछ सकते हैं, हु अपॉइंट्स द CAG ऑफ इंडिया, हु अपॉइंट्स द CAG ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करते हैं इनको, जो CAG हैं। ये मेनली जो है किसके द्वारा किस चीज़ के लिए क्या काम होता है इनका, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ, जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनका जो ऑडिट होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनको बोला जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही क्रिएट किया गया था CAG एक्ट, ये 1950 में जो है क्रिएटेड हुआ था CAG, जो ये एक्ट हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक है। तो CAG से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन है, राजीव महर्षि जी हैं।
कब कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर आते हैं, 148 to 151 आता है, कौन अपॉइंट करता है, तो ये प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं हमारे CAG को। नो नेक्स्ट है द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। जो स्पीकर का वोट होता है लोकसभा में, स्पीकर का मत क्या कहलाता है, तो वो है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट जो है वो कहलाता है। अब हम बता दें कि कास्टिंग वोट होता है क्या है। अब मान लीजिए इसमें लिखा है कि कास्टिंग वोट होता है जिसमें मान लीजिए कमिटी जो है इक्वल नंबर जो है, कोई प्रपोजल आया है, मान लीजिए लोकसभा में कोई प्रपोजल आया है और दोनों जो पक्ष या विपक्ष हैं उनका दोनों का जो है नंबर ऑफ वोट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, वो जो है वोट देता है उस टाइम पे, और उसका वोट जो है वो डिसाइड करता है कि ये प्रपोजल पास होना है या नहीं होना है। जो स्पीकर है लोकसभा का उसके वोट को ही हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। जब लोकसभा में कोई प्रपोजल होता है तो मान लीजिए पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वोटिंग करते हैं, बट एट ए टाइम उनके वोट जो है इक्वल हो जाते हैं, दोनों के वोट मान लीजिए 15-15 हो गए, तो उस टाइम पे जो है जो स्पीकर है लोकसभा के वो वोट डालता है, फिर उनका वोट जो है वो ये डिसाइड करता है कि वो प्रपोजल जो है पास होना है या नहीं होना है। तो जो चेयरपर्सन का जो वोट होता है उसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। अब आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है हु इज़ द स्पीकर ऑफ ए लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर है कौन है, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को मैसेज करना है वहाँ पे। नो नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, ये होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके ये बताना है हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपने जो है ये बताना है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की व्याख्या का अंतिम प्राधिकारी कौन होता है, कौन है, तो वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, वो होता है हमारा, वो होता है हमारा प्राधिकारी, अंतिम प्राधिकारी वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो है ये पूछ सकते हैं चीफ जस्टिस, हमेशा इसमें पूछा जाता है चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है हमारे रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। जो CM होता है, मुख्यमंत्री जो होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस जो आई थिंक कमीशन हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि किसके द्वारा की जाती है, तो गवर्नर के द्वारा CM की जो है नियुक्ति की जाती है। किसी ने प्रेसिडेंट लिखा था, किसी ने वाइस प्रेसिडेंट, वो गलत है, राज्यपाल के द्वारा ही CM की जो है नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी, तो ये थी 1959 में की गई थी। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी पहली स्टेट कौन सी है जिसमें पंचायती राज सिस्टम जो है लॉन्च हुआ था, तो वो है हमारा राजस्थान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान इम्पोर्टेंट। राजस्थान फर्स्ट पहली जगह थी जहाँ पे जो है पंचायती राज सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और कब हुआ था 1959 में। नेक्स्ट है विच इज़ द हाईएस्ट बॉडी दैट अप्रूव्स 5-year प्लान इन द कंट्री, कि देश में जो है पंचवर्षीय योजना
को अभिस्वीकृति करने हेतु उच्चतम निकाय क्या है, कौन करता है? तो ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये जो है ये हाईएस्ट बॉडी है जो कि 5 ईयर्स प्लान को अप्रूव करती है। तो ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। सभी की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। अगर किसी एक क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो भी आप साथ में देख लीजिए, क्योंकि हमें मेन टॉपिक पकड़ना होता है, किस तरह के टॉपिक आए हैं और किस तरह के आगे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है इन इंडिया एग्रीकल्चरल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किस पद्धति के द्वारा की जाती है? तो वो है आउटपुट मेथड के द्वारा जो है हम एग्रीकल्चरल इनकम को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये इसको प्रतिमाद पद्धति भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आज जो भी वीडियोस है इससे रिलेटेड जीके से, करंट अफेयर से, जो सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी रेडी रहिए, एक और वीडियो आने वाली है, क्योंकि कल मैं किसी कारण वीडियो डाल नहीं पाई थी। बना ली थी मैंने पर डाल नहीं पाई थी, बट आज जो है मैं डालूँगी, तो रेडी रहिए उस वीडियो के लिए भी। और आई होप फ्रेंड्स कि आप तैयारी कर रहे हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।